Hello students, welcome back once again. This is lecture number 6 for alternating current class 12 physics. आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट को। आज हमारा मेन टॉपिक होगा कि एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कर्व हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट हमें कब अचीव होगा, इंपीडेंस ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, एलसीआर सर्किट को इंडक्टिव कब कहते हैं, कैपेसिटिव कब कहते हैं और रेजिस्टिव कब कहते हैं। आपको सारी बातें विद फील एंड प्रॉपर खुशबू आपको समझ आ जाएगी, टेंशन लेने का नहीं है। बस आपको कमेंट सेक्शन बता देना है कि आपको समझ आया या नहीं आया। बस इस लेक्चर की कीमत सिर्फ इतनी सी है कि आपको कमेंट सेक्शन में जरूर अपना एक्सपीरियंस बता करके जाना है। चलिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमने पढ़ा हुआ है प्योर इंडक्टिव सर्किट, दैट मीन्स वो सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर लगा हो। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, दैट मीन्स वो सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर हो। सिमिलरली प्योर रेजिस्टिव सर्किट ओनली कंटेन्स रेजिस्टर। ठीक है, तो नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं एलसीआर सर्किट, दैट मीन्स वो सर्किट जिसके अंदर तीनों कंपोनेंट रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर लगे हों। ठीक है, नाउ तो अगर हम बात करें कि हमने जो है इसको कनेक्ट करा दिया एसी सोर्स के साथ। अच्छा, हम आपको बता दें कि अभी हम फेजर डायग्राम समझेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे, तो आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम ये डेरिवेशन वगैरह क्यों कर रहे हैं। बिकॉज हम जो है रेजोनेंस को समझना चाहते हैं, हम मैक्सिमम कंडीशन को समझना चाहते हैं, मैक्सिमम करंट ना। तो देखिए यहां पर जो है जरूरी बात अपने पास समझने की ये है कि जब हम इन एलसीआर को, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो हमने कहा कि इन तीनों के अंदर करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो होगा। बिकॉज हम समझते हैं कि सीरीज में चाहे कुछ हो जाए, करंट जो है हर कंपोनेंट में सेम होने वाला है। तो भाई इसके अंदर करंट कितना, लेट्स से आई, इसके अंदर करंट कितना आई, इसके अंदर करंट कितना आई। अच्छा, इसके बाद आपको एक जरूरी बात बताएं, जब हम कहते हैं कि वोल्टेज एंड करंट सेम फेस में है। अच्छा, ऑल्दो हमने फेस के लिए अलग से आपको एक वीडियो बना के दी है, आप YouTube पर सर्च करेंगे फेस कॉन्सेप्ट इन एसी बाय अभिषेक साहू, तो आपको वीडियो मिल जाएगी और आपके सारे डाउट जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएंगे फेज डायग्राम को लेकर के, फेज को लेकर के। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेस में है, दैट मींस जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है एट द सेम टाइम करंट भी मैक्सिमम होता है ना, तब हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि वोल्टेज और करंट सेम फेस में है। हमने कहा कि वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ फेस डिफरेंस है, इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट सेम टाइम पर मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होते, है ना। हमने कहा कि वोल्टेज और करंट सेम फेस में, इसका मतलब कि जब वोल्टेज मैक्सिमम एट द सेम टाइम करंट भी मैक्सिमम। हमने कहा वोल्टेज और करंट सेम फेस में है, दैट मींस जब वोल्टेज मिनिमम एट द सेम टाइम करंट भी मिनिमम। दूसरे शब्दों में सुनिएगा, हमने कहा कि वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है। इसका मतलब है कि वोल्टेज पहले मैक्सिमम हो जाता है और उसके कुछ समय के बाद करंट मैक्सिमम होता है। इसको हम बोलते हैं कि वोल्टेज का लीड करना, समझ में आया, और इसी को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस आना ना। तो हमने कहा कि रजिस्टर के केस में जो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि ये दोनों सेम फेस में होते हैं, जबकि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है बीएल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है ना, वोल्टेज लीड करता है π/2 एंगल से, है ना, लीड करता है, इसलिए हमने दिखाया वोल्टेज देखो ऊपर है, करंट नीचे है। नाउ इसके बाद हम कैपेसिटर केस की बात करते हैं, तो कैपेसिटर में करंट लैग करता है, कैपेसिटर में जो वोल्टेज है लैग करता है, पीछे रह जाता है, किससे, करंट से, π/2 एंगल से। अच्छा, तो वोल्टेज लैग करने का मतलब है कि करंट पहले मैक्सिमम होता है, उसके कुछ समय के बाद जो है वोल्टेज मैक्सिमम हो पाता है सर्किट में। नाउ अच्छा, अगर हम इन तीनों का फेजर डायग्राम बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। फेजर डायग्राम बनाने के लिए ये हमने दिखाया, यहाँ पर ये हो गया आपके पास आई। ठीक है, नाउ और ये देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है BR इस डायरेक्शन में है, तो बस ये बना दिया हमने BR। इसके बाद देखिएगा, हमने कहा BL कहाँ है, आपने कहा BL ऊपर है, तो हमने BL को बना दिया ऊपर, और ये BC क्या है, आपने इस BC को बना दिया नीचे। ठीक है, BC समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि फेजर डायग्राम में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज को, करंट को, तो हम वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि
एसी सर्किट में जब इंडक्टर लगाओ, कैपेसिटर लगाओ, रेजिस्टर लगाओ, तो जो है वोल्टेज को सिर्फ बताने से काम नहीं चलता, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलता, उसकी हर चीज बतानी पड़ेगी। दैट मींस लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, किस समझ रहे हो ये सारी बातें, है ना। तो इसलिए जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता। दैट्स वाई जो है हम फेजर डायग्राम में इसको रोटेटिंग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमने ये लगा दिया वेक्टर। चलिए बात को समझने की कोशिश करना। अब देखो VL वेक्टर ऊपर है, BC वेक्टर नीचे। हमने आपको बता दिया कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर लीडिंग लैगिंग की सिचुएशन को बताने के लिए हमें यहाँ पर रोटेटिंग वेक्टर की तरह इसको यूज करते हैं, ऑल्दो वोल्टेज एंड करंट स्केलर क्वांटिटी होती है ना। अब देखो VL ऊपर है, BC नीचे है। मान लो कि 10 ऊपर जा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर होता और 4 न्यूटन का फोर्स नीचे होता, तो रिजल्टेंट कहां जाता है, बोला 6 न्यूटन ऊपर की साइड। इसी तरह से VL वेक्टर ऊपर, BC वेक्टर नीचे। तो हमने कहा कि लेट्स से VL बड़ा है, BC छोटा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मान लो कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो यहां पर आया ऊपर की साइड, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना होगा, VL वेक्टर माइनस BC वेक्टर। रिजल्टेंट कितना हो गया, VL वेक्टर माइनस BC वेक्टर। अब देखो VL वेक्टर माइनस BC वेक्टर, ये रिजल्टेंट है ना, तो देखो रिजल्टेंट VL वेक्टर माइनस BC वेक्टर, VL वेक्टर माइनस BC वेक्टर, और ये देखो ये है आपका BR वेक्टर, है ना। बात समझ के चलना। तो यहां पर आप देखोगे कि इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट वोल्टेज है वो कहां बनेगा, इन दोनों के बीच में से होते हुए, है ना। तो ये देखो यहां पर आप समझ पा रहे हो, ये देखो ये हमने बना दिया, देखो ये हो गया नेट रिजल्टेंट वोल्टेज। आप इसको बोलिए कि ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज। थोड़ा दूर जा रहा है ना, ये थोड़ा सा दूर जा रहा है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे बना देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया ये आपका हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज। आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे V वेक्टर। ध्यान से देखना, आप इसको क्या लिखोगे, V वेक्टर। लेकिन आपको एक चीज बताएं, कि भाई आपको कई सारी बुक्स में जो है जब आप फेजर डायग्राम को बनाते हैं तो यहां पर आपको V वेक्टर लिखा मिल जाएगा, कुछ बुक्स में आपको V0 लिखा मिल जाएगा। तो परेशान नहीं होना अपन को, है ना। ये जो V वेक्टर है दैट मींस ये क्या है, रोटेटिंग वेक्टर दिखा है V वेक्टर। जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो V0 होता है, इसका मैग्नीट्यूड V0 है ना। इसी तरह से अगर आप जो है VR के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, है ना, VR वेक्टर में लिखा है, VR वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं V0 R, ठीक है। V0 R का मतलब क्या है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। जब आप VL के अक्रॉस मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख दो, V0 L BC L। बात समझ में आ पा रही है ना। ये क्या है आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो पा रही होंगी। नाउ अब ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज है और ये देखो ये आपका रिजल्टेंट करंट है। तो आपने इन दोनों बीच में एंगल का बनाया फाई, ठीक है। रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं फाई, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। नाउ तो अब देखो, अब यहां पर क्या VL अगर बड़ा है BC से तो ये सर्किट जो है आपकी इंडक्टिव LCR कहलाती है। क्या, इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। अगर BC बड़ा होता VL से तो ये सर्किट आपकी कैपेसिटिव सर्किट होती इन डोमिनेंट कंडीशन, कैपेसिटिव सर्किट की तरह एक्ट करेगी। और अगर VL और VC दोनों बराबर हो गए, तो VL से VC कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो नेट रिजल्टेंट जाएगा वो कहां जाएगा, देखो आई ये रहा, VL से BC कैंसिल हो गया और नेट रिजल्टेंट VR इस डायरेक्शन में हो गया। समझ पाए। तो जब VL और VC दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये सर्किट जो है रेजिस्टिव सर्किट की तरह एक्ट करेगी, बात समझ पाते हो। अच्छा भाई, तो जरूरी नहीं है कि अपन ने VL को बड़ा ले लिया BC को छोटा ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी को भी कम या ज्यादा मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक को आपको बड़ा दिखाना ही पड़ेगा। चलिए नाउ तो अब आपको हमने समझा दिया कि भाई अगर आपको जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो V वेक्टर लिखोगे, और अगर मैग्नीट्यूड यूज करना है तो आप जो इसको V0 लिखोगे, ठीक है ना। अगर आपको इसको VC वेक्टर में लिखोगे तो VC वेक्टर, अदरवाइज क्या लिखोगे V0 C मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए तो देखो अगर ये VL माइनस VC है तो ये भी आपका VL माइनस VC ही होगा, ठीक है। चलिए ये आपका वेक्टर में दिखाया अभी हमने। देखो अगर ये आपका VR है तो ये भी आपका VR होगा। चलिए देखो ये पूरा का पूरा क्या,
ये पूरा का पूरा क्या, बी नॉट आर, ये मैग्नीट्यूड। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या लिखोगे, बी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। ये मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका है, समझ में आ गई बात। चलिए भाई, तो अब देखो हमें निकालना है इसका रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट को निकालने के लिए आप बस छोटी सी बात को समझना है, आपको छोटी सी बात को समझना है कि आप यहां पे लिखिए फेजर डायग्राम, फ्रॉम फेजर डायग्राम। अब देखो हमारे पास यहां पर जो है एंगल थीटा बन रहा है, यहां बन रहा है 90 डिग्री, तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपकी हाइपोटेनस हो गई। तो आप समझते हो कि बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल, दैट मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस क्या है, बेस है आपका बी नॉट आर स्क्वायर। समझ में आती है बात, समझ में आती है। चलिए भाई, तो अगर जो है आप इसका पीजीटी से इसका स्क्वायर हटाओगे, चलिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका यहां पर ये कंडीशन बन गई, ठीक है। चलिए अब आप क्या करोगे, अब आप जानते हो यहां पे लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, है ना। तो इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, कैसे लिखोगे, तो आप इसको लिखेंगे इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, आप इसको लिखोगे कि भाई बी नॉट एल इज इक्वल टू, अच्छा चलो हमने ऐसा मान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर लिख दें, रजिस्टर, तो ये हम लिख दिया रजिस्टर। क्या लिखोगे, तो वी नॉट आर इज इक्वल टू करंट, ये हो गया आई नॉट, ठीक है। अगर ये आपका आई है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, आई नॉट, ठीक है ना। तो ये आई नॉट इंटू आर होता है, नहीं होता, समझ में आ गया। अच्छा, सिमिलरली फॉर इंडक्टर की इसमें क्या होगा, बी नॉट इंटू एल, बी नॉट एल, ठीक है। तो कितना लिखोगे, आई नॉट इंटू, यहां पर इंडक्टर में रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो हमने इसको लिख दिया XL, ठीक है। सिमिलरली V नॉट इंटू V नॉट सी का मतलब क्या, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो आप यहां पर देखोगे I नॉट इंटू XC, ठीक है। अच्छा, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ अब आप इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो आपको मिलेगा आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर। ये बात समझ आती है। चलिए इसके बाद क्या करोगे, बोला वी नॉट इज इक्वल टू, यहां से आई नॉट बाहर आ जाएगा, देखो अंदर आई नॉट स्क्वायर होगा, कॉमन निकालोगे तो आई नॉट बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। समझ पाओगे ना, देखो आई नॉट तीनों आई नॉट और सबके ऊपर स्क्वायर लगा तो ये बाहर निकल के आई नॉट आ जाएगा, प्लस जो है आपका अंदर बचा आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगला स्टेप जो कहता है वो ये है कि भाई वी नॉट अपॉन आई नॉट, इस आई नॉट को नीचे भेजो, वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू क्या बचा, ये हो गया एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर प्लस रूट आर स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से देखो, बी नॉट अपॉन आई नॉट, बी नॉट अपॉन आई नॉट क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन मैक्सिमम करंट। हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस, रुकावट, है ना। तो ओनली रेजिस्टर लगा हो तो हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओनली इंडक्टर लगा हो तो रुकावट को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ओनली कैपेसिटर लगा हो और जो है रुकावट को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इंडक्टिव कैपेसिटेंस। इस केस में तीनों चीज लगी हैं, यहां पर रेजिस्टर लगा है, इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, तीनों जब जो है आपके पास जो है कंपोनेंट लगे हुए हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, दैट मींस
रुकावट को यहां पर एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंपीडेंस। तो आप यहां पर V0 अपॉन आई को क्या लिखें? I0 को क्या लिखेंगे? इंपीडेंस। और इंपीडेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? बोला Z से। क्या बन गया फॉर्मूला? फॉर्मूला बन गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बात समझ में आती है? चलिए भाई, तो यहां पर ये Z क्या है? ये Z को हम बोलते हैं हियर Z इज इंपीडेंस। इंपीडेंस आप समझते हो? इंपीडेंस का मतलब है रुकावट V0 अपॉन I0। ठीक है, अब सुनो Z आपका क्या है? Z इज कॉल्ड इंपीडेंस। इंपीडेंस। ठीक है, चलिए भाई, अब Z की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? Z की यूनिट सेम होती है, रुकावट की यूनिट क्या होती है? बोला ओम, है ना? तो Z की यूनिट भी क्या होती है? ओम। अच्छा, तो अगर हमने सर्किट में कहा कि Z अगर मिनिमम, है ना, आप समझते हो कि इफ Z इज मिनिमम, अगर सर्किट में जो Z है दैट मींस इंपीडेंस है, रुकावट है, वो मिनिमम होगी, तो करंट जो है आपका देन करंट विल बी मैक्सिमम, है ना? तो करंट आपका जो है मैक्सिमम होगा। तो यहां पर हमें देखना है कि ये जो Z है, अगर हम चाहते हैं फॉर करंट टू बी मैक्सिमम इन सर्किट, अगर सर्किट में हम करंट को मैक्सिमम चाहते हैं तो रुकावट को कम से कम रखना पड़ेगा, इंपीडेंस को कम से कम रखना पड़ेगा। अच्छा भाई, तो ये जो Z है मिनिमम कब हो सकता है ना? तो आप यहां पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम करंट। अगर हम मैक्सिमम करंट चाहते हैं तो रुकावट को कम होना पड़ेगा, दैट मींस Z की वैल्यू को कम होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। तो हम यहां लिखते हैं फॉर मैक्सिमम करंट XL इज इक्वल टू XC। मैक्सिमम करंट हमें जब मिल पाएगा जब आपका जो Z है वो मिनिमम हो जाए, और Z मिनिमम केवल एक कंडीशन में हो सकता है, अगर XL और XC बराबर हो। यदि XL और XC बराबर हो, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने क्या किया कि XL और XC अगर बराबर होंगे, अगर XL और XC बराबर होंगे तो आपका जो ये वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया तो अंदर क्या बचा? R स्क्वायर, दैट मींस Z क्या हो जाएगा? R। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर मैक्सिमम करंट, या ऐसे बोलो कि इन केस ऑफ मैक्सिमम करंट सर्किट बिहेव्स लाइक प्योर रेजिस्टिव सर्किट, है ना? आप यहां पे लिखो इन केस ऑफ मैक्सिमम करंट ओनली रेजिस्टेंस एक्ट इन सर्किट, ठीक है ना? केवल रेजिस्टेंस एक्ट करती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस एक्ट नहीं करती। तो ये आपकी जो कंडीशन होती है Z इज इक्वल टू R, ये आपकी जो कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन है मैक्सिमम करंट की। इसको अपन बोलते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, ठीक है ना? और याद रखो जब सर्किट में हमें मैक्सिमम करंट अचीव होता है तो हम उस सर्किट को बोलते हैं कि भाई ये सर्किट रेजोनेंट कंडीशन में आ गई। किसमें आ गई? रेजोनेंट कंडीशन में। तो रेजोनेंट का मतलब क्या है भाई? रेजोनेंट का मतलब क्या है एलसीआर सर्किट में? बोला वो कंडीशन जब किसी सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो, एलसीआर सर्किट में, तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। क्या बोलते हैं? रेजोनेंट कंडीशन। हम बोलेंगे एलसीआर सर्किट इज इन रेजोनेंस। समझ में आया? तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई व्हाट इज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, तो क्या बोलोगे? व्हेन करंट इन सर्किट इज मैक्सिमम विद मिनिमम इंपीडेंस, then circuit is said to be in resonant condition और द सर्किट इज सेड टू बी रेजोनेंट। समझ में आया बात को? तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई रेजोनेंट का मतलब क्या एलसीआर सर्किट में, मतलब वो सिचुएशन जब हमारी एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाए और इंपोर्टेंस मिनिमम हो जाए। बात समझ में आती है आपको? चलिए यहां तक की बात समझाया, ये चीज क्लियर हो गई आपको? चलिए तो यहां पर हमें रेजोनेंट सर्किट के लिए कुछ छोटी सी चीजें और जो है आगे बढ़ानी है। हमने कहा आपसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए इसके बाद की कहानी यह है कि यदि हम जो है सर्किट में रेजोनेंस
की कंडीशन अचीव करना चाहते हैं, मैक्सिमम करंट की कंडीशन अचीव करना चाहते हैं, तो हमें जो है आप यहां पे लिखिए फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस तो हमें कितनी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, तो रेजोनेंस का मतलब क्या, मैक्सिमम करंट इन सर्किट, वो उस सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंस। तो हमें रेजोनेंस कब अचीव हुआ, जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हुए, तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो हमें जो है मैक्सिमम करंट मिलेगा। एक्सएल एक्ससी बराबर होके कैंसिल करेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और जेड जो है मैक्सिमम हो जाए, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कहा कि आपका जो एक्सएल है रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, तभी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर पाते। बात करते हैं तो एक्सएल को हम बोलते हैं ओमेगा एल और एक्ससी को हमने पढ़ा हुआ है 1/ओमेगा सी। नाउ तो अगर हम यहां से देखेंगे तो हमें मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, मतलब केवल क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर कर दिया, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√LC, 1/√LC। अगर हम ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो फिर जो है हमें सर्किट में मैक्सिमम जो है करंट हमें मिल जाएगा। नाउ तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बोलें कि भाई ये क्या है, तो हम इसको बोलते हैं दिस ओमेगा इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो हमने इसको ओमेगा आर यहाँ पर लिखेंगे। नाउ इसी चीज़ को अगर हम जो है इसी चीज़ को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम ना बोलें, सिंपल फ्रीक्वेंसी यदि यहाँ पे बोलें, तो हम इसको बोलेंगे 2π/r इज इक्वल टू 1/√LC। तो यहाँ से न्यू आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2π√LC, 2π√LC। अच्छा, आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो न्यू आर वाली फ्रीक्वेंसी है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो याद रखना कि भाई ये जैसे मान लो हमारे पास एक सर्कुलर मोशन चल रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई रोटेटिंग वेक्टर इस फॉर्म में जो है सर्कुलेट कर रहा है, बोला ये, तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। जबकि इसी का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर दिखेगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखेगा, तो इस एक्सिस पर जो फ्रीक्वेंसी होगी हम इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2π/r, ठीक है। चलिए भाई, तो ये आपको समझ में आया, ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नाउ इसके बाद अगर हम रेजोनेंस कर्व की बात करें, यदि हम रेजोनेंस कर्व की बात करें, तो रेजोनेंस कर्व हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जरा इस पे सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपन को। कि देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए, यदि आपसे कह दिया जाए कि भाई Z क्या होता है, इम्पीडेंस, ठीक है। चलिए यहाँ पर XL - XC, ठीक। अब सोचो कि अगर ये XL - XC ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो होगा, तभी तो जो है अपन को इम्पीडेंस जो है कम से कम रुकावट मिलेगी, कम से कम रुकावट। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई जब XL इज इक्वल टू XC होगा, जब XL इज इक्वल टू XC होगा, केवल तब ही हमें जो है मैक्सिमम करंट की सिचुएशन मिलेगी, मैक्स करंट मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो गया कि XL बड़ा है XC से, XL बड़ा है XC से, या फिर XC बड़ा है XL से, तो जो है यहां पर कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी जो कि इसके साथ जुड़ जाएगी। जब इसके साथ ये वैल्यू जुड़ जाएगी तो इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम नहीं हो पाएगी। अगर इम्पीडेंस मिनिमम नहीं हुआ तो फिर करंट मैक्सिमम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ओमेगा आर वाली फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, जब हम ओमेगा आर अप्लाई करने पर ही, मतलब XL इज इक्वल टू XC पुट करते हैं तो हमें ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी मिलती है। ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने पर ही हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम करंट हमें मिलता है। बात समझ में आती है। चलिए भाई, तो हम ऐसा बोलें कि यदि हमारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर से छोटी हो, ओमेगा आर जो हमारी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे मान लो अगर हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर नहीं हुई, ओमेगा आर अप्लाई करने पर जो है मैक्सिमम करंट मिलता है, लेकिन हमारे एसी की अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर से छोटी है अगर, या फिर ओमेगा आर से बड़ी है, तो फिर उस कंडीशन में अपन को जो करंट होगा वो मैक्सिमम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम रेजोनेंस कर्व की बात करें तो हम देखते हैं कि केवल और केवल हमें जो करंट मैक्सिमम मिलता है वो ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी पर मिलता है।
ठीक है। चलिए, तो ये जो कर्व है इसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कर्व, है ना। तो ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी पर आपको जो है कर्व जो मिलेगा उसको हमने नाम दिया रेजोनेंस का, मतलब जो है ये ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी है, इस पॉइंट पर जो करंट मिला ये आपका आई नॉट, ठीक है। ओमेगा आर से कम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे, दैट मीन्स ये लेट्स से ओमेगा 1, ये हो गया आपका ओमेगा 2। तो चाहे आप ओमेगा 1 अप्लाई करो चाहे आप ओमेगा 2 अप्लाई करो, दोनों ही केस में आई नॉट से कम करंट आपको देखने को मिलेगा। तो उसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस कर्व, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। अब इस रेजोनेंस कर्व में शार्पनेस को हम समझेंगे, क्वालिटी फैक्टर को हम समझेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो पाई होंगी, है ना। एक वीडियो हम अलग से करेंगे जिसमें हम एलसीआर सर्किट, है ना, रेडियो ट्यूनिंग, इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको सबको एक वीडियो में हम कलेक्ट करेंगे, तो जिससे आपका जो है एग्जाम के लिए बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन हो पाएगी, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ पाई होंगी, और आपको कमेंट करके जरूर बताना है। आपका एक कमेंट बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो है बहुत जल्दी ही इस चैप्टर को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू।